नमस्ते दोस्तों। मैं सीए मिहिर शाह हूं और इस प्रस्तुति में हम एक सवाल की खोज करते हैं जो सतह पर सैन्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में इसके नीचे बहुत बड़ा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव सिर्फ एक और भू-राजनीतिक संकट है या यह एक बहुत बड़े आर्थिक कहानी का हिस्सा है? मैं जो मुख्य विचार साझा करना चाहता हूं, वह सरल है। हम केवल सबसे जोरदार सुर्खियों पर प्रतिक्रिया देने का जोखिम नहीं उठा सकते। वास्तव में यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है, हमें शोर के नीचे देखना होगा और संघर्ष को आकार देने वाली गहरी आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक शक्तियों का अध्ययन करना होगा। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें पहले संकेत को शोर से अलग करना होगा। जो हम सामान्यतः देखते हैं, वे नाटकीय सुर्खियाँ, सैन्य धमकियाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट और सार्वजनिक बयान होते हैं। लेकिन जो हम अक्सर चूक जाते हैं, वह ये है कि कई संघर्ष सार्वजनिक दृष्टि में हल नहीं होते। ये दबाव, बातचीत, निरोध और बैक चैनल कूटनीति के माध्यम से आकार लेते हैं। असली प्रतियोगिता अमेरिका और ईरान के बीच केवल बमों या मिसाइलों के बारे में नहीं है। यह प्रतिबंधों, प्रभाव, ऊर्जा मार्गों, क्षेत्रीय शक्ति और वित्तीय प्रणालियों पर नियंत्रण के बारे में भी है। वहीं गहरा संकेत छिपा है। विचारशील, यह संघर्ष कल शुरू नहीं हुआ। इसका एक लंबा और जटिल इतिहास है। अगर हम पीछे देखें तो कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने आज के तनाव की नींव रखी। 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने ईरान में एक तख्ता पलट का समर्थन किया जब ईरान ने अपनी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। इस घटना ने गहरे अमेरिकी अविश्वास के बीज बो दिए। फिर आया 1969 का ईरानी क्रांति, बंधक संकट, ईरान इराक युद्ध और फारस की खाड़ी में टैंकर युद्ध। प्रत्येक घटना ने संघर्ष को तीव्र किया, जबकि साथ ही यह साबित किया कि प्रमुख संकट अंततः बातचीत के माध्यम से समाप्त होते हैं। आह भरते हुए इतिहास हमें एक शक्तिशाली पाठ सिखाता है। ये तनाव नए नहीं हैं। ये एक लंबे और पुनरावृत्त भू राजनीतिक चक्र का हिस्सा है। यह स्लाइड एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। क्या वर्तमान वृद्धि शासन परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है या यह एक लंबे दबाव अभियान का एक और चरण है? 2006 से परमाणु प्रतिबंधों का युग अमेरिका ईरान संबंधों को परिभाषित करता है। ईरान को तेल निर्यात, बैंकिंग पहुंच, व्यापार निपटान और प्रौद्योगिकी पहुंच पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। इसके जवाब में उसने बार्टर सिस्टम, वैकल्पिक व्यापार चैनलों, क्षेत्रीय साझेदारियों और गैर डॉलर लेन देन के माध्यम से अनुकूलन किया है। लक्षित हत्याओं और सैन्य प्रतिक्रियाओं जैसे घटनाओं ने तनाव को बढ़ा दिया है, लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया है कि टकराव केवल सैन्य नहीं है, यह आर्थिक युद्ध है जिसमें समय समय पर सैन्य संकेत होते हैं। जब हम सीधे अमेरिका और ईरान की तुलना करते हैं तो असंतुलन स्पष्ट है। अमेरिका एक वैश्विक महाशक्ति है जिसकी विशाल अर्थव्यवस्था, रिजर्व मुद्रा स्थिति, गहरे वित्तीय बाजार और दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य पहुंच है। इसके विपरीत ईरान आर्थिक आकार और वित्तीय पहुंच में काफी छोटा है और यह प्रतिबंधों के दबाव में काम करता है। तो अगर यह अंतर इतना बड़ा है तो अगला तार्किक प्रश्न है, एक छोटा देश कैसे जीवित रहता है, प्रतिरोध करता है और फिर भी रणनीतिक रूप से प्रासंगिक बना रहता है? यही अगली स्लाइड समझाने में मदद करती है। एक छोटे राष्ट्र को हर श्रेणी में एक महाशक्ति से मेल खाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यह विषम लाभों की तलाश करता है। विचारशील, ईरान की ताकत भूगोल, क्षेत्रीय नेटवर्क, मिसाइल क्षमताओं, भूमिगत बुनियादी ढांचे और प्रॉक्सी प्रभाव में निहित है। इसकी पहाड़ी क्षेत्र और गहराई से स्थापित सुविधाएं सीधे सैन्य विघटन को कठिन और अधिक महंगा बनाती है। इसकी सैन्य रणनीति पारंपरिक प्रभुत्व के चारों ओर नहीं बनी है, बल्कि सहनशीलता, विघटन और रणनीतिक निरोध के चारों ओर है। रुकें, सरल शब्दों में, ईरान वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को मात नहीं दे सकता, लेकिन यह टकराव की लागत को इतना बढ़ा सकता है कि सतर्कता और बातचीत को मजबूर किया जा सके। जिज्ञासु, दुनिया को इस संघर्ष की परवाह क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर होर्मुज जलडमरूमध्य है। यह संकीर्ण जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोक पॉइंट्स में से एक है, जिसमें वैश्विक तेल व्यापार का लगभग एक पांचवां हिस्सा गुजरता है। यदि यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका प्रभाव स्थानीय नहीं होता, गंभीर। यह तेजी से ईंधन की कीमतों, शिपिंग लागत, महंगाई और दुनिया भर में बाजार की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। सिद्धांत में विकल्प मौजूद हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे सीमित, महंगे हैं और होर्मुज को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
यही कारण है कि यहाँ एक क्षेत्रीय संघर्ष भी बहुत जल्दी एक वैश्विक आर्थिक मुद्दा बन सकता है। यह स्लाइड चर्चा को संख्याओं में लाती है। जब भू राजनीतिक संघर्ष तेज होता है, तो वैश्विक वस्तुएं अक्सर पहले प्रतिक्रिया करती हैं, इससे पहले कि भाषण और नीतियां पकड़ पाएं। तेल की कीमतें पहले बढ़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, क्योंकि बाजार तुरंत आपूर्ति के जोखिम को मूल्य में शामिल कर लेते हैं। सोना अक्सर बढ़ता है क्योंकि निवेशक सुरक्षितता की ओर बढ़ते हैं। शिपिंग और बीमा की लागत भी बढ़ सकती है क्योंकि अनिश्चितता व्यापार मार्गों में फैलती है। मुख्य सबक यह है कि वस्तुएं अक्सर एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की तरह कार्य करती हैं। वे हमें बताती हैं कि बाजार संघर्ष को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, कभी कभी इससे पहले कि राजनीतिक नेता जोखिम के पैमाने को खुलकर स्वीकार करें। प्रतिबंधों के बावजूद चीन जटिल व्यापार संरचनाओं के माध्यम से ईरानी तेल खरीदता रहता है। बढ़ती हुई ये लेन देन अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर रहे हैं। युआन आधारित निपटान व्यापार तंत्र से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व के लिए एक व्यापक रणनीतिक चुनौती को दर्शाते हैं। यह एक क्षेत्रीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वित्त के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी में बदल देता है। यह संघर्ष केवल ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका को देखकर नहीं समझा जा सकता। कई अन्य खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें इजराइल, खाड़ी देश, चीन, रूस और वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता शामिल हैं। प्रत्येक के अलग-अलग हित हैं। कुछ निवारक चाहते हैं, कुछ तेल बाजारों में स्थिरता चाहते हैं, कुछ अमेरिका के प्रभाव को कमजोर करना चाहते हैं, अन्य पूरी तरह से एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहते हैं। यह स्थिति को अत्यधिक जटिल बनाता है। एकल घटना सतह पर द्विपक्षीय लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़े गठबंधन, प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक निर्भरताओं के जाल के भीतर होती है। यही कारण है कि भू राजनीतिक संघर्ष अक्सर वैश्विक बाजार की घटनाएं बन जाते हैं। इस बिंदु पर एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है। जिज्ञासु, यदि तनाव इतना गंभीर है, तो पूर्ण पैमाने पर युद्ध अभी भी सीमित क्यों है? इसका कारण लागत है। एक बड़ा युद्ध न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महंगा होगा, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी। यह ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर सकता है, महंगाई को बढ़ा सकता है, राजनीतिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है और अप्रत्याशित क्षेत्रीय परिणाम पैदा कर सकता है। दोनों पक्ष इसे समझते हैं, विचारशील। यही कारण है कि हम अक्सर अनियंत्रित वृद्धि के बजाय संतुलित कार्रवाई देखते हैं। पैटर्न, दबाव, प्रतिक्रिया, संकेत, संयम और फिर औपचारिक या अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से नवीनीकरण वार्ता है। यह स्लाइड डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के साथ उनके निपटने के तरीके पर केंद्रित है। ट्रंप का दृष्टिकोण अक्सर सार्वजनिक रूप से अधिकतम दबाव को निजी में सामरिक लचीलापन के साथ मिलाता है। उनकी संचार शैली सीधी, आक्रामक और सुर्खियों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूर्ण पैमाने पर युद्ध को प्राथमिकता देते हैं। राजनीतिक संदेश, घरेलू दृष्टिकोण और सौदेबाजी की रणनीतियां सभी एक भूमिका निभाती हैं। सार्वजनिक रूप से मजबूत भाषा प्रभुत्व का प्रदर्शन करती है, हालांकि पर्दे के पीछे मध्यस्थों के माध्यम से कूटनीति अभी भी सक्रिय रह सकती है। इसलिए जब हम राजनीतिक बयानों की व्याख्या करते हैं, तो हमें हर सार्वजनिक धमकी को एक सुनिश्चित नीति परिणाम के रूप में नहीं लेना चाहिए। कभी-कभी यह दबाव होता है, मंजिल नहीं। क्या एक अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस के पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू कर सकता है? जिज्ञासु, संवैधानिक रूप से इसका उत्तर सीमित है। कांग्रेस के पास युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है, जबकि राष्ट्रपति कुछ आपात स्थितियों में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य कर सकते हैं। युद्ध शक्तियों का प्रस्ताव लंबे अनधिकृत सैन्य सगाई को सीमित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कांग्रेस की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। व्यावहारिक रूप से एक राष्ट्रपति सीमित कार्रवाई शुरू कर सकता है, लेकिन राजनीतिक और विधायी समर्थन के बिना एक बड़े युद्ध को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। विचारशील, इसलिए संवैधानिक प्रणाली स्वयं अचानक असीमित वृद्धि पर ब्रेक के रूप में कार्य करती है। इस स्लाइड में एक शक्तिशाली सवाल पूछा गया है। आर्थिक दर्द के तहत पहले कौन टूटता है? आधुनिक संघर्ष में युद्ध क्षेत्र केवल भौतिक नहीं होता, यह मनोवैज्ञानिक, वित्तीय और राजनीतिक भी होता है। वह पक्ष जो महंगाई, प्रतिबंध, व्यवधान
और सार्वजनिक असंतोष को लंबे समय तक सहन कर सकता है, अक्सर वार्ता में लाभ प्राप्त करता है। ईरान के लिए दर्द प्रतिबंधों, मुद्रा तनाव और व्यापार प्रतिबंधों के माध्यम से आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दर्द बढ़ती ऊर्जा कीमतों, राजनीतिक प्रतिक्रिया, वैश्विक बाजार में व्यवधान और रणनीतिक अतिविस्तार के माध्यम से आ सकता है। इसलिए असली प्रतियोगिता अक्सर इस बारे में नहीं होती कि कागज पर कौन मजबूत है, बल्कि इस बारे में होती है कि कौन लंबे समय तक दबाव सहन कर सकता है। यहाँ हम समझौते की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। युद्ध की एक लागत वक्र होती है और कूटनीति की एक सीमा होती है। जैसे जैसे दोनों पक्षों के लिए टकराव की लागत बढ़ती है, बातचीत करने की प्रेरणा बढ़ती है। विचार में ईरान पर प्रतिबंधों, आर्थिक बाधाओं और घरेलू दबाव का दबाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका को राजनीति, महंगाई, बाजार की अस्थिरता और यदि बढ़ोतरी अत्यधिक हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के माध्यम से दबाव का सामना करना पड़ता है। अंततः दोनों पक्ष यह पा सकते हैं कि नियंत्रित समझौता जारी संघर्ष से सस्ता है। आह भरते हुए यह आम तौर पर कई भू राजनीतिक टकरावों का विकास होता है। वे दोस्ती में समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन वे अक्सर पूर्ण युद्ध के बजाय प्रबंधित तनाव की ओर बढ़ते हैं। तो निवेशकों और व्यवसायियों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सबसे पहले शांत शांत रहें। बाजार अक्सर अनिश्चितता के प्रति भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, विशेष रूप से जब सुर्खियां नाटकीय होती हैं। लेकिन मजबूत निर्णयों को आधारभूत तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि पैनिक पर। यह महत्वपूर्ण है कि आप मुद्रास्फीति के जोखिम, तेल की कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम और मुद्रा के उतार चढ़ाव पर नजर रखें, लेकिन अस्थायी डर को स्थायी नुकसान के साथ भ्रमित न करें। ऐतिहासिक रूप से बाजार अक्सर तब ठीक हो जाते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवधान सीमित है या बातचीत प्रगति कर रही है। इसलिए सबसे अच्छा जवाब अनुशासित सोच, सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन और संवेदनशील शोर के बजाय वास्तविक आर्थिक संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह स्लाइड एक बहुत व्यावहारिक ढांचा प्रदान करती है। वृद्धि और कमी के सच्चे संकेतकों को ट्रैक करें। यदि वैश्विक शेयर बाजार तेजी से और लगातार गिरते हैं, यदि ऊर्जा की कीमतें बढ़ती रहती हैं, यदि शिपिंग मार्ग बाधित होते हैं और यदि सुरक्षित आश्रय की मांग बढ़ती है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि संघर्ष का जोखिम बढ़ रहा है। दूसरी ओर यदि बाजार स्थिर होते हैं, तेल की कीमतें कम होती हैं, कूटनीतिक गतिविधि बढ़ती है और व्यापारिक मार्ग कार्यशील रहते हैं, तो यह कमी का संकेत देता है। यह अनिश्चित समय में हमारी आवश्यक मुख्य कौशल है। केवल घटनाओं को देखना नहीं, बल्कि यह व्याख्या करना कि कौन से संकेत डर को दर्शाते हैं और कौन से वास्तविक संरचनात्मक तनाव को। अमेरिका ईरान संघर्ष अलगाव में नहीं है, यह वैश्विक कमजोरियों के व्यापक जाल का हिस्सा है। पेट्रो डॉलर से अलगाव का डर, महामारी के जोखिम, बढ़ता संप्रभु आरान, जापान येन कैरी ट्रेड का विघटन और चीन और ताइवान के बीच तनाव। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव, एक क्षेत्र में एक झटका जल्दी से दुनिया भर में फैल सकता है। यह समझने के बारे में है कि वैश्विक प्रणाली कितनी आपस में जुड़ी और संवेदनशील हो गई है। एक झटका अब रेयरली एक ही जगह पर रहता है। अंत में मुख्य संदेश यह है, सुर्खियों से आगे रहें। एक शोरगुल भरी दुनिया में असली समझ संरचना, प्रोत्साहनों और आर्थिक वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने से आती है, न कि हर नए विकास पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से। यदि हम सच्चे संकेतों की पहचान करना सीखते हैं, तो हम निवेशकों, व्यवसाय नेताओं और सूचित नागरिकों के रूप में बेहतर निर्णय लेते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको यह उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और कराधान, वित्त, अर्थशास्त्र और वैश्विक घटनाओं पर अधिक व्यावहारिक अंतर्दृष्टि के लिए सीए मिहिर शाह के टैक्स बाइट व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़े रहें।